हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस इनकम टैक्स को, जो ये आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, इसको आप एंजॉय कर रहे हैं। इसके एंजॉयमेंट की बात मैं इसलिए कहता हूं कि ये सब्जेक्ट एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है ये लाइफ टाइम आपके काम आएगा। तो इसकी इसी वजह से मैं कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझें। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये सब्जेक्ट तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। सारे हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट में सबसे आसान सब्जेक्ट है, अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा है ना। और इसी में मैं आपकी मदद करने के लिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं। और उसका तीसरा लेक्चर, जो कि मैंने आपसे बोला था कि डेफिनेशंस में लेकर आऊंगा, डेफिनेशंस का दूसरा लेक्चर है ये। ओवरऑल तीसरा लेक्चर है, डेफिनेशन का दूसरा लेक्चर है। इनकम टैक्स डेफिनेशंस पार्ट 2 है ना। और मुझे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर। तो आप आज के इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सन को समझेंगे कि पर्सन कौन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एसएससी कौन होता है ना। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है। यानी कि ये 5 चीजें हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला यानी कि पर्सन से अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पर्सन क्या होता है। पर्सन को दोस्तों किस में डिफाइन किया गया, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया? सेक्शन 231 में डिफाइन किया गया पर्सन को। अच्छा, पर्सन जब आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि भाई पर्सन कौन होता है, पर्सन पर्सन क्यों हम जाने, पर्सन की जानने की आवश्यकता क्या है? भाई अब आवश्यकता है इनकम, जो आप इनकम पे टैक्स लगाएंगे वो किस पर टैक्स लगाएंगे? पर्सन पे ही तो टैक्स लगाएंगे। अगर आपको ये पता होगा कि मुझे टैक्स लगाना किस पर है, वो कौन सा पर्सन है जिस पे टैक्स लगाना है, तभी तो आप टैक्स वसूलेंगे। इसलिए आपको पर्सन समझना जरूरी है कि पर्सन में एक्चुअली कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं। तो पर्सन में इंक्लूड होता है सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब सिंगल आदमी। मैं हो गया, मैं अपनी कहीं इनकम अर्न कर रहा हूं तो मैं उस पर टैक्स दूंगा। आप जहां पे इनकम अर्न कर रहे हैं आप अलग टैक्स देंगे। तो इंडिविजुअल जो आदमी है, नॉर्मल जो हमारा असेसमेंट होता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, वो अगर हमने कुछ और स्पेशल नहीं करा रखा है तो इंडिविजुअल के रूप में हम टैक्स पे करते हैं। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आपका कोई जो है आपका कोई बिजनेस है जो फैमिली बिजनेस है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल की तो होती नहीं प्रॉपर्टी, वो तो पूरी की पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी होती है। तो आप सपोज करिए उसमें कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो उस इनकम पे कोई सिंगल आदमी टैक्स नहीं देगा, उस पर तो वो सारे के सारे लोग लायबल होते हैं, है ना। तो उसे एक यूनिट मान लिया जाता है और उस पूरी यूनिट के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। अब अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बात आती है दिमाग में कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिए कि इसमें मुस्लिम्स नहीं आएंगे और क्रिश्चियंस नहीं आएंगे, है ना। एक्सेप्ट मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस अदर्स कैन क्रिएट HUF। इसके अलावा सिख हो, बौद्ध हो, है ना, हिंदू तो आते ही आते हैं, है ना, सिख हो, ये लोग क्या कर सकते हैं? HUF क्रिएट कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब थोड़ा सा अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आखिर होती कितनी तरह की है। तो इसमें देखिए 2 तरह की होती है। एक हम बोलते हैं मिताक्षरा संप्रदाय, और एक होता है दाय भाग संप्रदाय। 2 तरह का संप्रदाय है इसमें, एक मिताक्षरा और एक दाय भाग। मिताक्षरा संप्रदाय में क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो इस फैमिली, इस HUF का मेंबर बन जाता है पैदा होते ही, बाय बर्थ। और दाय भाग में क्या होता है कि जब तक कर्ता की डेथ नहीं हो जाएगी तब तक वो जो मेंबर होगा वो उसका सदस्य, उसका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर नहीं कहलाएगा, पैदा होने वाला आदमी।
जब तक कि कर्ता रहेगा वो ही फैमिली का मेंबर कहलाता है। यानी कर्ता के जो दया के ऊपर ये डिपेंड करता है ना। दो तरह के संप्रदाय हो गए, मिताक्षरा और दायभाग। अब बात आती है कि ये दो तरह के तो हैं, कि एक में तो आप कह रहे हैं कि सर कि बर्थ बाय बर्थ से ही वो मेंबर बन जाता है, और एक में आप कह रहे हैं कि कर्ता की डेथ होने के बाद बनता है। तो ये कौन सा संप्रदाय कहाँ पर लागू होता है? क्या ऐसा कोई नियम है या अपनी इच्छा पर है? तो बिल्कुल ऐसा नियम है कि जो आपका मिताक्षरा संप्रदाय है, मिताक्षरा संप्रदाय को की बात आप बाद में करिए, समझिए, पहले आप दाय भाग को समझ लीजिए कि दाय भाग जो है वो अप्लाई होता है वेस्ट बंगाल में, आसाम में और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट्स में दाय भाग लगता है। इसके अलावा जितने भी पूरा इंडिया है उसके ऊपर मिताक्षरा संप्रदाय है। ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए मिताक्षरा संप्रदाय, और आसाम, वेस्ट बंगाल और कुछ पार्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, वहां पर दाय भाग संप्रदाय लगता है। अच्छा, तो क्या दो ही लोगों पे टैक्स लगेगा, यही पर्सन है? नहीं, तीसरा भी पर्सन में इंक्लूड किया जाता है और उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बना ली है ना, ये भी तो एक बिजनेस करने का तरीका है, तो आप तो पैसे जनरेट करेंगे, पैसे तो कमाएंगे, और पैसे कमाएंगे तो फिर पार्टनरशिप फर्म को भी टैक्स देना पड़ेगा। आई होप इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म तीनों आपको समझ में आ गए। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और हम फोर्थ पार्ट में चलते हैं, जो कि है कंपनी। कंपनी का भी नाम आपने सुना होगा। जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और कंपनी जो भी इनकम कमाएगी, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, वो सारी की सारी कंपनी की ही इनकम मानी जाती है। तो जो इनकम कमा रहा है, जो पैसा कमा रहा है, कंपनी तो पैसे कमा रही है, तो कंपनी पैसे कमा रही है तो कंपनी को टैक्स भी देना पड़ेगा, है ना। तो कंपनी भी टैक्स पे करती है, तो कंपनी टैक्स पे करती है, तो चौथा हमारा जो आपका पर्सन है वो कंपनी कहलाता है। नेक्स्ट आता है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और दूसरा है बीओआई, जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। दो चीजें हैं दोस्तों, एक है एओपी और दूसरा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, का मतलब बीओआई, बीओआई, है ना। अब ये होते क्या क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। देखिए इतना आपको समझ में भी आ रहा होगा, एसोसिएशन बना लिया पर्सन्स का, यानी कि क्या किया गया, जो पर्सन अभी आपने पढ़े इनका ही हमने कोई एसोसिएशन बना लिया। यानी कि कोई एक आदमी, उसने कहा पार्टनरशिप फर्म से कि आप भी आ जाओ हमारे साथ, कोई कंपनी भी पकड़ी, उसने कहा आप भी हमारे साथ आ जाओ, हम कोई एक काम करते हैं, हम कोई एक ठेका लेते हैं और उससे हम पैसे कमाते हैं, तो हम टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो हम इंडिविजुअल कहलाएंगे जो पैसा कमाने वाला है, ना वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा, ना वो एचयूएफ कहलाएगा, ना वो कंपनी कहलाएगा, तो बच गए हम टैक्स देने से। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा हाँ हमसे चालाकी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना रखा है आपने, तो चलो आप भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हो। तो इसका मतलब क्या किया गया इनकम टैक्स में? एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी इंक्लूड कर लिया गया। अब देखिए दूसरी चीज, जो इंडिविजुअल थे, जो सबसे पहला मैंने बताया था पर्सन में, उन्होंने भी क्या करा, कई सारे इंडिविजुअल मिलके एक साथ कोई काम करने लगे। उन्होंने कहा भाई इंडिविजुअल का मतलब सिंगल आदमी, सिंगल पे टैक्स लगेगा, और हम तो क्या करते हैं, कई सारे लोग मिलके काम करते हैं, तो इनकम टैक्स में देखा गया ओह अच्छा ऐसी प्रैक्टिस भी शुरू हो गई टैक्स बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी पर्सन माना जाएगा, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन में। लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी आप देखते हैं म्यूनिसिपैलिटी होती है गवर्नमेंट के क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सब लोकल अथॉरिटी हैं, ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का नाम सुना है दोस्तों आपने कभी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन होता है? जैसे मान लिया कोई कंपनी है और वो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, लिक्विडेट हो गई, तो वहां से क्या होता है, जब कंपनी का लिक्विडेशन करना होता है तो कंपनी से लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, और उसके बाद जब कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो कोई डायरेक्टर, कोई प्रमोटर, कोई बिजनेसमैन, मैनेजर नहीं रहता, वो जो लिक्विडेटर होता है वो पूरा का पूरा बिजनेस संभाल लेता है, और
आपको क्या लगता है कि जैसे ही आप जाएंगे कि हाँ हमारा बिजनेस खत्म कर दीजिए, डिसोल्यूशन कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, कि तुरंत खत्म हो जाती है कंपनी पार्टनरशिप? ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है उसमें खत्म होने में। और जब तक टाइम लगता है तब तक बिजनेस चलता रहता है। तो जब बिजनेस चल रहा है उस समय लोग पैसे कमा रहे हैं, तो क्या जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है वो नहीं आएगा इसमें, वो टैक्स से बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो होगा वो भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो पर्सन आपको समझ में आ गए। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं एसएससी। एसएससी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 2(7) में, है ना, 2 सबसेक्शन 7। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि एसएससी का मतलब क्या होता है? करदाता। हिंदी में बोलते हैं इसे करदाता, कर देने वाला, वो होता है एसएससी। तो एसएससी के बारे में डेफिनेशन देखिए, एवरी पर्सन बाय whom एनी टैक्स इज पेबल अंडर दिस एक्ट। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी आदमी, डेफिनेशन देखिए कैसे बना देंगे, ऐसा कोई भी आदमी जिसको इस बाय whom एनी टैक्स इज पेबल अंडर दिस एक्ट, उसे कुछ भी किसी भी टैक्स का पेमेंट करना है इस एक्ट में, तो वो आपका एसएससी कहलाएगा। एंड इंक्लूड्स, अब क्या चीज इंक्लूड होती है? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग, अगर उस किसी आदमी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है ना, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर, किस लिए चल रही है ना? ए, फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, ये चीज तो समझ में नहीं आई। फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, उसके इनकम के असेसमेंट से रिलेटेड कोई इसके ऊपर जो है प्रोसीडिंग चल रही है, तो चीज समझ में आती है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है जो आगे लिखी हुई है? आगे क्या चीज लिखा हो, आगे क्या चीज कह रहा हूं मैं जो कंफ्यूजिंग है, जो आपको ध्यान से समझनी है, वो ये ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, और किसी इनकी अदर पर्सन की इनकम पे आपके ऊपर प्रोसीडिंग कैसे चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, मैं बताता हूं आपको। इसमें होता क्या है कि मान लिया कि आपके जो आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है ना, और उस हाउस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे रखा है, लेकिन उसका रेंट आप अपने अकाउंट में न लेके अपनी वाइफ के अकाउंट में लेते हैं, जबकि मकान की रजिस्ट्री आपके नाम पर है ना। इसका मतलब आपने उसकी इनकम को ट्रांसफर कर दिया, जबकि वो प्रॉपर्टी आपके ही नाम पर है, तो अब वो इनकम आपकी इनकम ही कहलाएगी, वो क्लब कर दी जाएगी। लेकिन अभी आपने क्या कर रखा था? आपने क्या कर दिया था कि अपनी वाइफ के नाम से रिटर्न दे रहे थे कि अपना टैक्स बचाने के चक्कर में कि कम टैक्स जाए मेरा, है ना। तो इसका मतलब किसी दूसरे की इनकम पे प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो एसएससी मान लिया जाता है कि एसएससी है। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, है ना, अगर कोई रिफंड आपको मिलना था, आपने रिफंड क्लेम कर रखा था, और इनकम टैक्स वालों को ये लगता है कि रिफंड जो आपने क्लेम कर रखा है वो गलत बनाया हुआ है, वो है ना, उतना रिफंड नहीं आएगा आपका, आपने कुछ गलत बना रखा है, तब वो क्या होता है? वो भी एसएससी माना जाता है। टू डिटरमाइन द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, अगर आपके बिजनेस में आपने लॉस दिखा रखा है ना, बाय हिम, उसने लॉस दिखा रखा है या किसी और पर्सन ने लॉस दिखा रखा है, और कोर्ट और उसे लगता है कि भाई ये तो एक्चुअल में इन्हें लॉस नहीं हुआ है, इन्होंने टैक्स बचाने के लिए लॉस को दिखा रखा है, तो तब भी वो आप, यानी कि उसके लिए आपके प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप क्या माने जाओगे? एसएससी माने जाओगे। तो बहुत आसान सी चीज है, फिर से देखिए, अगर आपको कोई इस टैक्स के हिसाब से, इस टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से कोई चीज पेमेंट करनी है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो एसएससी बन जाता है। अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है आपके खिलाफ इनकम टैक्स से, किन किन चीजों के बारे में? या तो आपका असेसमेंट सही से नहीं हुआ है, आपकी इनकम पे असेसमेंट दोबारा होना है, या किसी और की इनकम का असेसमेंट आपकी वजह से प्रभावित हो रहा है ना। दूसरा क्या हो सकता है कोर्ट केस की, कोई रिफंड आपने क्लेम किया था, है ना,
उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, रिफंड आपने क्लेम किया था और इनकम टैक्स वालों को लगता है कि रिफंड आपने गलत क्लेम किया हुआ है ना। और तीसरा कि आपने कोई ये बताया कि हाँ बिजनेस में मुझे लॉस हो रहा है और इनकम टैक्स वालों को ये लगता है इनकम टैक्स की आपको लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आपको वो एसएससी मान लिया जाएगा कि भाई आपने ये काम किया, आप प्रोसीडिंग चल रही है तब भी आप एसएससी, और अगर आपको टैक्स देना है तब भी आप एसएससी, है ना। तो ये आसान है। फिर से देखिए एसएससी में इसके बाद क्या चीज बताई गई है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, है ना। कह रहे हैं कि प्रत्येक आदमी हु इज डीम्ड, जो मान लिया जाए, इसमें मान लिया भाई इनकम टैक्स में कह दिया कि नहीं आप तो एसएससी हैं, यू आर डीम्ड टू बी एन एसएससी, तो डीम्ड कह दिया ना यार, फिर तो आप एसएससी हो ही, आप माने जाओगे, है ना। एसएससी इन डिफॉल्ट फेल टू कंप्लाई विद ड्यूटीज इम्पोज अंडर दिस एक्ट, है ना। अगर आप फेल हो जाते हो कुछ भी अपनी ड्यूटी को फॉलो करने में इस एक्ट के हिसाब से, तो फिर आपको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें कि हम एसएससी, मतलब कहने का मतलब क्या था, इसमें एसएससी कौन होता है उसको डिफाइन किया गया कि एसएससी एक्चुअल में होता कौन है। एसएससी के बाद नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे इनकम टैक्स में अगर आपको समझना है तो आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझ में आना चाहिए, इसमें ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा। तो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है। अब तक देखिए ईयर के सिर्फ हमने दो नाम सुने हैं, एक कैलेंडर ईयर सुना है जो जनवरी 1 से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को एंड हो जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर सुना है मतलब फाइनेंशियल ईयर का नाम जो अप्रैल में स्टार्ट होकर मार्च में खत्म होता है ना। तो ये दो चीजें हमने सुन रखी थी, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी तीसरी चीज कौन सी है, ये प्रीवियस ईयर क्या चीज है जो सेक्शन 3 में डिफाइन की गई है ना। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ये प्रीवियस ईयर, और सच मानिए प्रीवियस ईयर अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए आगे की इनकम टैक्स की राह बहुत आसान हो जाए। अच्छा अभी एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल लीजिए कि आपने आज पैसे कमाए और गवर्नमेंट से कोई आदमी आए और आपसे शाम को कहे कि भाई टैक्स दे दो, जितना भी आपने आज कमाया और आप उस पर टैक्स पे करिए, तो कितना ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हमारे, सोचो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। कि आपने कहा यार अभी तो मैं सारा हिसाब ही नहीं किया, अभी तो मेरी दुकान ही बंद नहीं हुई, मैं कैसे टैक्स निकालूं, क्या करूं, है ना। तो इससे बचने के लिए आपसे ये कहा जाता है कि चलिए आप आराम से आज कमाइए और आज की इनकम पे कल टैक्स दे दीजिए, आज की इनकम पे कल टैक्स दे दीजिएगा। अब आज की इनकम पे कल टैक्स दे दीजिएगा तो थोड़ा चीज एक समझ में है कि आज रात तक कम से कम हम सारी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी हुई और उस पर टैक्स निकाल देंगे और अगले दिन हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर आज का टैक्स कल पेमेंट करना पड़ेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि अब आपको रोज रोज टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, आज का कल, कल का परसों, परसों का वो। और उसमें क्या होगा, आपकी एनर्जी, आपकी एफिशिएंसी भी ज्यादा लगेगी और गवर्नमेंट के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं है, इतने लोग नहीं है कि वो डेली डेली आके आपसे टैक्स मांगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इससे बचने के लिए, उन्होंने कहा ठीक है एक साल कमाइए, पूरे साल आप कमाइए और उस इनकम पे अगले साल टैक्स दे दीजिए, है ना। एक साल कमाइए और उस इनकम पे टैक्स आप अगले साल दे दीजिए, यानी कि एक तो हो जाएगा इसमें अर्निंग ईयर और एक हो जाएगा टैक्स पे ईयर, है ना। एक साल तो क्या करना है, हमें एक साल कमाना है एक ईयर में, है ना। तो वो क्या है, वो है अर्निंग ईयर, और इस अर्निंग ईयर पे हम अगले साल हम टैक्स पे करेंगे तो वो टैक्स पे का ईयर हो जाएगा, है ना। अब इन्हीं दोनों से एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर आपको समझ में आएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमने अभी तक सिर्फ ईयर पढ़ा है और ईयर में भी दो चीजें पढ़ी हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर जो हमारे कैलेंडर है जनवरी 1 से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को एंड होता है, और फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड हो जाता है ना। तो अब इसमें दो ईयर हमने पढ़ रखे थे, अब प्रीवियस ईयर को देखिए आगे यहाँ पे। तो चलिए अब समझते हैं प्रीवियस ईयर को, है ना। मैंने पहले ही बताया सेक्शन 3 में बताया गया है
तो देखिए बहुत अब थोड़ा सा मैंने आपको पीछे बताया इसकी बैकग्राउंड, तो अब आपके लिए समझना इसे आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हमारी है, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, in which income is earned is known as the previous year. The next in which the income is taxable, in which this income is taxable is known as assessment year. दोनों चीजें आप समझिए इस खातिर, जिस साल आपने पैसे कमाए वो आपका प्रीवियस ईयर हो गया, और इस ईयर पे आप अगले साल टैक्स देंगे और वो ईयर आपका असेसमेंट ईयर हो गया। जनरली द प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, और जो असेसमेंट ईयर है उससे ठीक पहले ये आता है। जनरली इट इज ऑल्सो टेकन एज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। नॉर्मली ये हम करते भी हैं, इसे हम 12 महीने का एक पीरियड मान के चलते हैं ना। बट इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स, है ना। तो ये ऐसा हो भी सकता है कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब आपने नेचुरली कि आपने मान लिया अक्टूबर से स्टार्ट किया है तो 12 महीने थोड़ी हो जाएंगे, फिर ये जो टाइम पीरियड होता है ये कम भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो ये लास्ट वाली है, ये चीज आपको समझनी है, आवर प्रीवियस ईयर इज 2019 to 20। इसका मतलब पूरे इनकम टैक्स में चाहे हम कोई सा भी हेड पढ़ेंगे, चाहे हम सैलरी पढ़ें, चाहे हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ें, चाहे हम पीजीबीवी पढ़ें, चाहे हम कैपिटल गेन पढ़ें, चाहे हम अदर सोर्सेज पढ़ें, जब हम इनकम लेने लगेंगे तो इनकम हमें लेनी है 1/4/2019। यानी कि इनकम हमें कहां से कहां तक लेनी है, हमें लेनी है 1/4/2019 to 31st March 2020। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी प्रीवियस ईयर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रीवियस ईयर में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बताइए। कर निर्धारण वर्ष, है ना। तो यहां पर हम कर निर्धारण करते हैं, यानी कि कमाया आपने एक साल में, जैसे कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था, और अब आपका असेसमेंट किया जा रहा है, आपसे टैक्स लिया जा रहा है अगले साल में, वो ईयर असेसमेंट ईयर है। तो इसके लिए देखिए सबसे फर्स्ट लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये 12 महीने का पीरियड होता है ना, 12 मंथ्स का पीरियड होता है ये। इट commences of the first day of April every year and ended on 31st March to 31st March of the next year। बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि हमेशा स्टार्ट कब होगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31st मार्च जो है अगले साल वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, वी पे टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। वहां भी मैंने आपको बताया है ना। तो यहां पर क्या होता है, हम लोग जो है जो टैक्स पे करते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पे, वो अगले साल पे करते हैं, और वो फॉलोइंग जो अगला साल होता है वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ये असेसमेंट। ठीक है। और इसके बाद देखिए, अवर असेसमेंट ईयर इज 20 to 21। 2021 का मतलब ये हो गया कि 2020 से लेके 2021। ये चीज आपको ध्यान ये रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है, अब आपको जब बुक खरीदेंगे, आप, मैंने आपसे कहा भी था कि बुक आप परचेज कर लीजिए, तो आप बुक जब परचेज करने जाएंगे तो आप उससे बोलेंगे कि असेसमेंट ईयर हमारी 2020-21 की बुक दो, हमें तो इस ईयर के रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको असेसमेंट ईयर समझ में आ गया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, हमें इनकम टैक्स को समझना है तो हमें ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। आई होप सो असेसमेंट ईयर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें हमारी लास्ट चीज आती है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन के नाम से आप लोग सब जानते होंगे इसे, वही चीज है पैन, परमानेंट अकाउंट। PAN means a number which the assessing officer may allot to any person for the purpose of identification। कौन जारी कर रहा है PAN, बताइए। PAN जो है ये आपका, ये कौन जारी कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर, है ना। ये अलॉट कर रहा है आपको, ये आपको जारी कर रहा है एनी पर्सन
फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब ये आपकी आइडेंटिटी हो गई जब से पैन नंबर आपको मिला, ठीक है। पेन हैज 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेन में कितने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, 10। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि इसमें अल्फाबेट भी होंगे और इसमें न्यूमेरिकल डिजिट्स भी होंगी, दोनों चीजें मिला के होंगी 10 डिजिट का ही। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक पेन नंबर मैंने लिखा है ABKPM 1234R, तो इसमें ABKPM क्या है, ये आपके अल्फाबेट्स हैं। 1234 क्या है, ये आपकी जो है वो नंबर है, अल्फाबेट के बाद नंबर है, और R क्या है, वो अगेन अल्फाबेट है। इस टाइप से होता है। देखिए इस पेन नंबर को आप समझ भी सकते हैं, पेन नंबर का जो ये 4th लेटर होता है, ये 4th लेटर है ना, ये बताता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो पर्सन बताता है कैसे। अगर आपने HUF के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो आपका H लिखा हुआ है ना, ऐसी कंपनी के में, पार्टनरशिप कंपनी में सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ आता है। और अगर आपने किसी के रूप में भी नहीं कराया तो आप इसमें जो है पर्सन में इंडिविजुअल माने जाते हैं, इंडिविजुअल। ये तो ये जो ये P है, ये P जो है ये इंडिविजुअल के लिए लिखा जाता है ना। और इसके बाद एक मैंने और लिख रखा है ये M दिख रहा है आपको दोस्तों, M क्या चीज है, M है जो भी आपका नाम है, जो भी आपका नाम है उसका लास्ट वाला नाम, पहला नाम अरुणा, दूसरा मिश्रा, तो लास्ट नाम का जो पहला लेटर होगा वो वाला आपके पेन नंबर का 5th लेटर होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो हम सब के में इसलिए P लिखा हुआ होता है, क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि हम सब के सब इंडिविजुअल हैं, है ना, इंडिविजुअल हैं, तो हमारे में P लिखा होगा। और P के बाद जैसे मेरा लिखा है PY, है ना, तो Y का मतलब यादव, तो इसलिए वाई लिखा हुआ है ना। ये मिश्रा है, अरुणा मिश्रा, तो M लिखा हुआ, जो भी कास्ट होगी कुछ आ जाती है। दिस नंबर शुड बी कोटेड, कहाँ कहाँ पे कोट करना है आपको, ऑल रिटर्न, जितने भी रिटर्न है उसमें कोट करना है, चालान्स में कोट करना है, एंड और ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस विद द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ, उन सब में इस नंबर को कोट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमानेंट अकाउंट नंबर भी आपको क्लियर हो।